नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहोटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। आज अपने पार्ट 4 वीडियो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत गैप के अंतर्गत लेखांकन की प्रथाओं को लेकर उपस्थित हूँ। आपने इसके पहले मेरे 3 वीडियो देखे जिसमें लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की अवधारणाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। यदि किसी कारणवश आपने पहले वीडियो ना देखे हों तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर के आप लिंक से देख सकते हैं, अथवा मेरे नाम से आप वीडियो सर्च करके देख सकेंगे, जो आपके लिए निश्चित ही उपयोगी होंगे। आज हम लेखांकन की प्रथाएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर बातचीत करेंगे कि लेखांकन की प्रथाएं क्या होती हैं। प्रथाएं या परंपराएं भी कहा जाता है। किसी क्रिया को अनावृत रूप से लंबे समय तक चलते रहने की परंपरा है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विरासत ही परंपरा है। वास्तव में परंपरा काम करने का तरीका जैविक वंशानुक्रमण या प्राणी शास्त्रीय विरासत से मिलता जुलता है और प्रथा भी जैविक वंशानुक्रमण की तरह कार्य को ढालती व व्यवहार को निर्धारित करती है। परंपरा का स्वभाव लगातार चलते रहना है, कभी खंडित न होना तथा भूतकाल की अपनी उपयोगिता व उपलब्धियों को आने वाले समय व नवीन पीढ़ी तक स्वतः हस्तांतरित करने की प्रवृत्ति होती है। संक्षेप में, परंपराएं सामाजिक अभौतिक विरासत है, भौतिक नहीं है, ये ध्यान रखें। अभौतिक विरासत है जिसमें आदतें, रीति रिवाज, प्रथा एवं धर्म आदि समाहित होते हैं। जेम्स ड्रियर ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है: परंपरा कानून, प्रथा, कहानी, किंवदंती का वह संग्रह है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। लेखांकन की दृष्टि से कुछ ऐसी लेखन परिपाटी या नियम जो प्राचीन समय से समाज में प्रचलित हैं, वह धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन जाती हैं। ये प्रथाएं धीरे धीरे सर्व सामान्य हो जाती हैं तथा नियम, सिद्धांत या अवधारणा का रूप ले लेती हैं। वास्तव में इन परंपराओं का पालन न करने से कोई सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं होती। हाँ, इनका उपयोग करने से लेखों की उपयोगिता बढ़ जाती है। दुख का विषय है कि वर्तमान लेखांकन प्रणालियों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है, या यूं कहें कि इन्हें नज़रअंदाज करने लगे हैं। अमेरिका में लेखांकन प्रथाओं पर काफ़ी शोध हुए व इन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। लेखांकन की प्रथाएं या जो परंपराएं प्रचलित हैं उनको एक दृष्टि में यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले रूढ़वादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स, एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, महत्वपूर्णता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी, कानून के पालन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। रूढ़वादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो रूढ़वादिता की परंपरा का अर्थ है कि किसी लेखावधि में समस्त हानियों को चाहे उनकी वास्तविक राशि ज्ञात हो
या न हो उनके लिए आयोजन करें, परंतु अनिश्चित लाभों के लिए कोई लेखा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अरुण को 7,000 रुपये का माल दिया तो वह 7,000 रुपये से व्यापार का देनदार होगा। मान लो व्यापार को उससे केवल 4,000 रुपये वसूल होने की संभावना है, तो अब शेष राशि संदिग्ध या डूबत ऋण मान लिया जाएगा और लेखों में संदिग्ध या डूबत ऋण का आयोजन 3,000 रुपये से किया जाएगा। इससे व्यापार के देनदार कम होंगे और दूसरी ओर लाभ हानि खाते में लाभ कम हो जाएगा। इस लेखांकन परंपरा को सुरक्षा की परंपरा या बुद्धिमत्ता की परंपरा भी कहा गया है। इस परंपरा के कारण देनदारों पर डूबत ऋण या संदिग्ध ऋण संचय का आयोजन होता है। रूढ़वादिता की परंपरा के कारण ही स्कंध का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो कम हो उस पर किया जाता है। विनियोगों के मूल्य में उतार चढ़ाव हेतु प्रावधान किए जाते हैं। लेनदारों पर बट्टे का आयोजन न करना इसी परंपरा के कारण है। अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियां जैसे ख्याति का अपलेखन, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर चुकाई गई राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में दिखाने आदि की परंपरा रूढ़वादिता के कारण ही पालन किया जाता है। वास्तव में रूढ़वादिता की परंपरा पालन से लाभ कम होते हैं और संपत्तियों को चिट्ठे में कम मूल्य पर और देयताओं को अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। अतः इसका प्रभाव व्यवसाय पर अवश्य पड़ता है। इस सिद्धांत का प्रयोग अनिश्चितता की दशा में किया जाता है। सिद्धांत के प्रयोग संपत्तियों का जीवन काल, आयों की प्राप्ति, अप्राप्त ऋणों से के होने, अनुमानित दायित्व आदि के संबंध में होता है। इस प्रथा का प्रयोग बहुत सतर्कतापूर्ण किया जाना चाहिए। इस प्रथा का प्रयोग करते समय लेखाकार को सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि अनिश्चित हानियों के लिए आयोजन में सतर्कता न बरती गई तो व्यवसाय में गुप्त संचय होने की संभावना होती है। जो इस सिद्धांत की अवहेलना होगी। वास्तव में लेखांकन का उद्देश्य सही सूचना देना है, सूचनाओं को छिपाना नहीं। दूसरी परंपरा है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। यदि लेखों को पूर्ण प्रकट न किया जावे तो लेखा रखने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। जहां यह प्रथा अपनाई जावे वहां लेखे संस्था की वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं करते। किसी भी संस्था का स्थिति विवरण व्यवसाय की स्थिति का सूचक व लाभ हानि खाता वर्ष भर की क्रियाओं के प्रतिफल को प्रकट करता है। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। इन लेखों में केवल संस्था का ही हित नहीं होता वरना अन्य पक्ष जैसे ऋणदाता, बैंक, कर्मचारी, सरकार, समाज आदि का भी हित होता है। ये सभी पक्षकार स्थिति विवरण पर विश्वास करके व्यवसाय के संबंध में अपनी नीतियां व धारणाएं बनाकर निर्णय लेते हैं। अतः लेखापालकों को सदैव संपूर्ण आवश्यक बातों को प्रकट करना चाहिए जिससे स्थिति विवरण पूर्णतः सत्य चित्र प्रस्तुत करे। ऐसी परंपरा के कारण आजकल कंपनियां पिछले वर्ष की तुलनात्मक आंकड़े, अनुसूचियों के रूप में विस्तृत सूचना आदि को शामिल करती हैं। एक लेखापाल को अंतिम खाते बनाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1,
स्थायी संपत्तियों तथा स्कंध को किस आधार पर स्थिति विवरण में दर्शाया गया है यह बतलाना चाहिए। यदि लेखावधि में वर्तमान एवं पिछले वर्ष में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो तो उसे अवश्य स्पष्ट करें। साथ ही इसका अंतिम खाते पर होने वाला प्रभाव भी अवश्य बताएं। जो तथ्य लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किए जा सकते उन्हें नीचे टिप्पणी के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के कारण ही इस अवधारणा को लेते हुए कंपनी अधिनियम 2013 में स्थिति विवरण एवं लाभ हानि खातों में किन किन सूचनाओं को दर्शाया जाएगा पूर्व निश्चित कर दिया गया है। एक कहावत है, पहले लिख और पीछे दे, भूल चूक कागज से ले, जिसमें साधारण अर्थ यह लिया जाता है कि व्यापारी को पहले व्यवहार को लिखना चाहिए और लिखने के बाद ही उसे ग्राहक को सौंपना चाहिए। जब कभी कोई भूल चूक हो जाए तो वह लिखे हुए कागज पर लिखे हुए व्यवहार के आधार पर सुधारी जा सके। परंतु यहाँ पहले लिख का आशय मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो व्यवहार है उसे पूर्णतः स्पष्ट रूप से पहले लिखा जाए और उसमें बाद में व्यवहार किया जाए, अर्थात लेखे को पूर्णतः स्पष्ट रूप से लिखने की यह परंपरा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। तीसरी है एक रूपता की परंपरा। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी लेखांकन की इस प्रथा का आशय है कि व्यवसाय में लेखा पद्धतियों के में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसका यह आशय कदापि न लगाएं कि व्यवसाय में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जावे, लेखा पद्धति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे अवक्षण की पद्धति एवं संचय, आयोजन तथा काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन आदि। यदि लेखावधि में अल्प अंतराल में परिवर्तन कर दिए जाएंगे तो दो लेखावधि के बीच तुलना असंभव होगी और जो निष्कर्ष आएंगे वो निर्णय हमारे सामने भ्रामक और अस्पष्ट होंगे। इसी कारण लेखावधि में एक रूपता की प्रथा का पर लेखाकार जोर देते हैं। यदि लेखों में एक रूपता है तो उसके विगत एवं वर्तमान आंकड़ों के मध्य तुलना आसान होती है, जिससे बाह्य पक्षों का संस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है। लेखों में एक रूपता बनाए रखने हेतु कंपनी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में ही अंतिम खाते बनाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रथा के प्रभाव एक अवधि में के लेखे की तुलना दूसरी अवधि के लेखों से संभव है। व्यवसाय की उन्नति एवं अवनति का यह सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है। एक ही व्यवसाय के विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता की जब तुलना करना हो तो इसके द्वारा संभव है। लेकिन यह प्रथा अंतिम लेखों में विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि इस प्रथा के अनुसार ही लेखापाल उन घटनाओं को वार्षिक लेखों में प्रकट करते हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं तथा ऐसे तथ्य जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति से सरोकार नहीं रखते उन्हें छोड़ देना चाहिए। कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं तथा किन घटनाओं को छोड़ देना चाहिए, इस बात पर का निर्धारण व्यवसाय के आकार, प्रकार, प्रकृति एवं स्वामित्व को देखते हुए स्वविवेक से करना चाहिए। मान लीजिए कि पेट्रोल के व्यवसाय में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपये 26 पैसे है और कर्मचारी सभी से 81 रुपये वसूल रहा है। तब प्रति लीटर 74 पैसे बचते हैं और मान लो पूरे दिन 1-1 लीटर करके 2000 लीटर पेट्रोल बेचता है। तब 2000 गुणित 74 पैसे बराबर 1480 रुपये बचा लेगा। तब यह
तथ्य ध्यान देने योग्य होगा। और यदि यही 2000 लीटर पेट्रोल 500 लीटर केवल 4 ग्राहकों को दिया जाए, 500 लीटर देने पर क्या होगा, प्रत्येक ग्राहक से 40,130 रुपये लेने होंगे। अतिरिक्त राशि की संभावना यहाँ अत्यंत अल्प हो जाएगी। अर्थात हमें लेखा करते समय राशियों और व्यवहारों की महत्वपूर्णता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। 5वां है कानूनों के पालन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ अर्थात कानून के पालन की परंपरा। यह परंपरा बताती है कि व्यवसाय में जो लेखे किए जाते हैं वे किसी भी एक कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन न करते हों। लेखे ऐसे हों जो वर्तमान कानूनी प्रावधानों की पूर्ति करते हों। जैसे कंपनी की दशा में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। यदि साझेदारी संस्था है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों से बाहर न जावें। बैंक की दशा में बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन हो। इस प्रकार अधिनियम यदि व्यवसाय पर लागू हों, अन्य अधिनियम भी यदि लागू होते हैं तो उनका पूर्ण पालन होना चाहिए। यह लेखांकन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यदि कानूनी व्यवस्थाओं का पालन किया जाएगा तो लेखे कभी भी किसी पक्षकार के हितों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। व्यवसाय में गड़बड़ी की संभावना अत्यंत अल्प होगी और यदि व्यवसाय पर कोई विपरीत समय आए तो व्यवसाय को कानूनी आश्रय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो परंपराएं हैं वो परंपराएं व्यवसाय के लेखों की गुणवत्ता बढ़ाती हैं और व्यवसाय को आश्रय या संरक्षण प्रदान करती हैं। अगर इन्हें व्यवसाय में अपनाया जाता है तो व्यवसायिक लेखों की उपयोगिता अवश्य बढ़ जाती है। मित्रों नमस्कार।